हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम सोका को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड एज प्रॉमिस हमें पर डे जो है वो 10-10 सेक्शन करने हैं। तो आज हमारा टारगेट है 11 से लेके 21 तक। कल हमने 1 से 10 तक कर लिया था, आज हम 11 से 21 तक करेंगे। ओके। आपका स्टार्ट होता है कंडीशन एंड वारंटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 11 बात करता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम। ठीक है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, आप क्या कंडीशन रख सकते हैं टाइम को लेके। ठीक है, तो ये इसका बोल रहा है पहला पोर्शन कि अनटिल एंड अनलेस पार्टीज के डिफरेंट इंटेंशन ना हो, वरना जनरल केस में क्या होगा कि जो टाइम होगा, ठीक है, टाइम जो होगा फॉर द पेमेंट, उसको जो है एसेंस नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जैसे सीओडी करते हैं, आप कोई सामान ले लेते हैं तो आप पेमेंट बाद में कर देते हैं। और हमने पहले भी देखा था सेक्शन में कि टाइम और डिलीवरी और पेमेंट जो है वो एसेंस नहीं होता है, वो पोस्टपोन हो सकता है, या आप इमिडिएटली कर सकते हैं, या आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, या उसको फर्दर फ्यूचर में पोस्टपोन कर सकते हैं। तो वो एसेंस नहीं होता है। क्या एसेंस नहीं होता है? सेक्शन 11 के हिसाब से अनटिल एंड अनलेस पार्टी ने साफ साफ क्लियर किया हो कि भाई मुझे इसी डेट पे चाहिए। उसके अलावा जनरल केस में क्या होगा कि टाइम जो होगा फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो एसेंस नहीं होगा। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, stipulation as to time of payment are not deemed to be the essence of the contract of sale. Whether any other stipulation as to the time is of essence of the contract or not depends upon the terms of the contract. ये आपको देख के terms of the contract से पता चलेगा कि भाई टाइम एसेंस था कि नहीं। सेक्शन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन एंड वारंटी। स्टिपुलेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कंडीशन और एक होता है वारंटी। कंडीशन होता है जो आपने आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन पर्पस है, उससे जुड़ा होता है कंडीशन। और कंडीशन से ही मिलता जुलता अगर कुछ है, ठीक है, जो कोलेट्रल है उससे, उसे कहते हैं वारंटी। कंडीशन का अगर ब्रीच होता है तो आपके पास राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर वारंटी का, जो कि कंडीशन से मिलता जुलता है, कोलेट्रल होता है, अगर उसका ब्रीच होता है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपको जनरली क्या हुआ है कि मान लीजिए किसी को बैक एक की दिक्कत है, ठीक है, उसको पीठ वगैरह में दर्द होता है, तो आप एक शॉप पे जाते हैं और आप उस शॉपकीपर से कहते हैं कि वो स्पेसिफिक एक, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, डॉक्टर ने आपको जैसे सजेस्ट किया उस हिसाब से आप गद्दा बनवाते हैं, ठीक है, सो दैट आप उस पर सो सके प्रॉपरली और आपको बैक एक ना हो। बट वो क्या करता है, ये आपकी कंडीशन है, क्योंकि आपने साफ साफ बता दिया कि मुझे क्यों इस तरीके का गद्दा चाहिए। आपने पूरी कंडीशन, मतलब पूरी आपने स्पेसिफिकेशन बता दी। और अगर वो उस तरीके का है ही नहीं, बिल्कुल प्लेन नॉर्मल गद्दा है जिसपे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे कंडीशन का ब्रीच हुआ है। ठीक है, एक बार इसको रीड करते हैं। अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको ध्यान से समझिएगा, सॉरी, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड विच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी। यानी कि स्टिपुलेशन का मतलब है कंडीशन या वारंटी। कंडीशन क्या होता है? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to treat the contract as repudiated. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which give the right to claim for damages but not the right to reject the good and goods reject the good and treat the contract as repudiated. यानी कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आपने जो सामान किया रिटर्न कर सकते हैं, कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं, बट आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन होता है बट आप उसको वेव करके वारंटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। क्लॉज 4 वही कहता है, वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल इज अ कंडीशन और वारंटी depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition which though called a warranty in the contract. हो सकता है कि वो कंडीशन हो बट उसे वारंटी की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। सेक्शन 13 बात करता है कि कब आप कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे।
कंडीशन क्या है, जो असेंशियल टर्म है, और वारंटी क्या है, जो उस असेंशियल टर्म से कोलेट्रल टर्म्स हैं। Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, कोई ऐसी कंडीशन रखी गई है जिसको फुलफिल करना किसकी ड्यूटी है, सेलर की, तो वहाँ पे बायर क्या कर सकता है, वेव कर सकता है उस कंडीशन को और इलेक्ट कर सकता है उस कंडीशन की ब्रीच को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो अगर वो कंडीशन की ब्रीच को एज अ वारंटी ट्रीट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये होगा कि वो अब रिटर्न नहीं, मतलब वो रेपुडिएट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट वो, क्योंकि उसने सिंस इट वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन और उसने ऑप्ट क्या किया कि वो कहता है बायर कि चलो ठीक है मैं इसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करता हूँ, और वो क्या हो जाएगा, उसके पास राइट होगा डैमेजेस क्लेम करने का, रिटर्न करने का, बट कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, इसको एक बार रीड करते हैं। Where a contract of a sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the good or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated. इसमें बस सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सेवरेबल नहीं है और आपने क्या किया है कि उसको एक्सेप्ट, आप या तो पूरा होलली रिजेक्ट कर देते अगर आपको लगता है कंडीशन का वायलेशन हुआ है, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ पे सिंस इट इज़ नॉट सेवरेबल, तो वहाँ पे अब आप कंडीशन ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते, वो एक ब्रीच ऑफ वारंटी ही होगा। सेक्शन 14 बात करता है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट दिया है। एक है आपका इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, मतलब जहां आपने एक्सप्रेसली कंडीशंस नहीं बता रखी कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, वो इम्प्लाइड है, वो इन्फर किया जा सकता है। एक इम्प्लाइड कंडीशन की बात किया है और 2 इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है कि अगर कोई सेलर किसी चीज़ को सेल कर रहा है, सेल यानी मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 चीज़ें आती हैं, एक्चुअल सेल जो प्रेजेंट में होती है और एक अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो अगर वो कोई चीज़ को प्रेजेंट में सेल कर रहा है तो उसके पास उस चीज़ को सेल करने का राइट है, और अगर वो अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में उसके पास राइट आ जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, an implied condition on the part of the seller that in the case of the sale he has a right to sell the goods and that in case of an agreement to sell he will have a right to sell the good at that time when the property is to pass. अब implied warranty क्या है कि बायर के पास होगा राइट टू एंजॉय द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड, यानी कि जब बायर उस सामान को खरीद लेगा तो एटलीस्ट उसके पास उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, उसके पोजेशन को एंजॉय करने का राइट तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आके उसे डिस्टर्ब करने लगे, कहे कि नहीं ये तो मेरा सामान है। ठीक है, ये इम्प्लाइड वारंटी है। दूसरी इम्प्लाइड वारंटी है कि वो प्रॉपर्टी, वो गुड्स जो आ रहे हैं सेल में, वो किसी भी तरीके के उस पर एनकम्बरेंस, कोई भी चार्ज ना हो, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द एनकम्बरेंस। 15 बात करता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब आपने शॉपकीपर को जाके बोल दिया कि आपको किस तरीके का गुड चाहिए, आपने स्पेसिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आजकल कोल्हापुरी चप्पल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, ठीक है, लोगों को बहुत पसंद है। तो कोल्हापुरी चप्पल आप देखेंगे कि आपको, मतलब बेसिकली इसकी इवॉल्वमेंट कहाँ से होती है, कोल्हापुरी चप्पल जो है वहाँ महाराष्ट्र की फेमस है। ठीक है, आपने जाके दुकान पे कहा कि मुझे प्योर ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट जगह पे देखें तो उसी तरीके के आपको, मतलब लोकल उसमें मार्केट में मिल जाएंगे उसी तरीके के। आपने डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे प्योर कोल्हापुरी चप्पल चाहिए जो ओरिजिनली वहीं से आता हो। ठीक है, मुझे बस दिखने वाला नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनली वही चाहिए। तो ये है डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो आपने डिस्क्राइब किया है, जो आपने साफ साफ बताया है, आपके गुड्स उसी से कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए। और जहाँ पे आपने सैम्पल और डिस्क्रिप्शन दोनों किया है, ठीक है, यानी कि आप शॉप पे गए, आपने देखा कि एकदम प्योर कोल्हापुरी चप्पल रखा हुआ है फॉर अ सैम्पल,
आपने देख के कहा कि ठीक है मुझे इसी डिज़ाइन का चाहिए, ठीक है इसे मुझे इसी डिज़ाइन का चाहिए और यही ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल चाहिए। अब क्या होता है जब आप लेने जाते हैं तो आपको बिल्कुल उसी तरीके का मिलता है, ठीक है। जो डिज़ाइन रहती है वो तो बिल्कुल सैंपल से मैच करती है, बट वो डिस्क्रिप्शन यानी कि वो प्योर ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल नहीं होती है। वो ऐसे उन्होंने कहीं से भी ऐसे लोकल मार्केट से उठा के बना दिया। वो सैंपल से तो मैच कर रहा है बट डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों मैच करने चाहिए। इसको रीड करते हैं। Where there is a contract for the sale of the goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, and if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of goods correspond with the sample if the goods do not also correspond with the description. सेक्शन 16 वेरी इंपॉर्टेंट, साफ साफ पूछता है कि केवियट एम्पटर का रूल कौन से सेक्शन में है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 16। केवियट एम्पटर का मतलब होता है बायर बी अवेयर। जनरल रूल सेक्शन 16 के हिसाब से ये है कि कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होती है। ये बायर की ड्यूटी है कि वो कुछ भी खरीदने जाने से पहले उसको अपने आप को चेक करना है, वो जो भी चीज़ें खरीद रहा है उसको अवेयर होना चाहिए। यही है केवियट एम्पटर का रूल। सेक्शन 16 एक जनरल रूल पहले लेट डाउन करता है कि कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगी, कोई इम्प्लाइड वारंटी नहीं होगी, बट एक्सेप्ट इन दी फॉलोइंग। जब बायर किसी शॉपकीपर के पास जाता है और एक्सप्रेसली अपनी डिमांड बताता है, डिस्क्रिप्शन बताता है और वो रिलाई करता है उस सेलर की कोर्स ऑफ डीलिंग पे, उसकी स्किल पे रिलाई, उस पर भरोसा करता है और उसको जिस तरीके का सामान चाहिए वो सेलर उसी तरीके के सामान में डील करता है, तो उस केस में ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वहाँ पे वो जिसने जो सामान बताया है वो उसी तरीके का रीजनेबली फिट होना चाहिए। बट अगर आप किसी ट्रेड नेम में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडिडास का शूज़ लिया या फिर आप प्यूमा के शोरूम में गए, तो वहाँ पे ये फिर क्योंकि वो ट्रेड नेम के अंदर एक वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये इम्प्लाइड कंडीशन वाली जो प्रोविज़न है वो काम नहीं करेगी। जहाँ पे ठीक है आपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू सामान खरीदा, ठीक है आपने डिस्क्रिप्शन बता दिया कि मुझे यही पर्टिकुलर सामान चाहिए और वो पर्सन उस डिस्क्रिप्शन में ही डील करता है, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो जो गुड्स है जब आपको मिले वो मर्केंटेबल क्वालिटी के हों, ठीक है। फिर लास्ट आपका है कि ये भी पॉसिबल है कि जो आप इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और क्लॉज 2 ही इम्पोर्टेंट है, 3 और 4 आप रीड कर सकते हैं। 17 बात करता है सेल बाय सैंपल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप टाइल्स खरीदने जाते हैं तो आप शॉप पे जाते हैं तो वो आपको एक सैंपल दिखाते हैं कि भाई, क्योंकि वो आप देखते होंगे ना दुकान पे चिपके रहते हैं खूब ढेर सारे, आप उसमें से चूज़ करते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, तो वो आपके पास सैंपल होता है, आप उन सैंपल को देख के एक चूज़ कर लेते हैं। फिर तो यही होता है कि आपने जो चूज़ किया है, आपको जब बल्क में वो पूरे टाइल्स आएंगे तो वो बिल्कुल उस सैंपल से ही मैच करने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये इम्प्लाइड कंडीशन है, ये कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो बल्क है, ठीक है, जो आपके पास बल्क में 100 पीस टाइल्स आए हैं वो उस सैंपल से जो आपने शॉप पे देखा है उससे मैच करने चाहिए, प्लस बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कंपेयर कर सके, ठीक है, उसको कंपेयर करने का मौका मिलना चाहिए, प्लस जो गुड्स आए हैं वो किसी भी तरीके के, ऐसा ना कि टूटा फूटा टाइल्स आ गया, ठीक है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर है आपका सेक्शन 18, गुड्स मस्ट बी असर्टेंट। मतलब आप जाते हैं शॉप पे तो आपको जो जो चीज़ पसंद आती है, आप फॉर एग्जांपल आप गए किसी मार्ट में गए, आपने वो ट्रॉली ली पर आपको जो जो सामान पसंद आ रहा है आप चूज़ कर करके उसको असर्टेन, मतलब उसको पहले देख रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, अच्छा मुझे ये पैकेट बिस्किट चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप उन सारी चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ले रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है। जब तक वो अनसर्टेन होता है, आप बस ट्रॉली लेके घूम रहे हैं पूरे मार्ट में, आपने कोई चीज़ ही नहीं पसंद की, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, no property in good is transferred to the buyer unless the goods are ascertained. Property passes when intended to pass. Property passes का यहाँ मतलब है कब ओनरशिप पास होती है, यानी जब पार्टीज का इंटेंशन होता है, ठीक है। Where there is a contract for sale of the specific, यानी कि उसने साफ साफ बता दिया कौन सा गुड या असर्टेन गुड,
ठीक है, अ सर्टेन गुड फॉर द गुड्स, फिर द प्रॉपर्टी इन देम ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड। तो बायर के पास उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप तब जाता है जब पार्टीज ने आपस में उस चीज के लिए इंटेंशन रखा हो कि भाई ठीक है इस डेट से ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्टीज का इंटेंशन देखने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को देख सकते हैं। सेक्शन 20 बात करता है स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जब पार्टीज कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करती हैं और उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि ठीक है कब आएगा, कब जाएगा, क्या होगा, वो बिल्कुल अनकंडीशनल है। ठीक है, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी कब पास होगी यानी कि ओनरशिप कब पास होगी, तो यहाँ पे ठीक है ये इममटीरियल है, टाइम ऑफ पेमेंट को लेके या उसकी डिलीवरी को लेके दोनों इममटीरियल है और आप दोनों को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये अनकंडीशनल है तो उस केस में कब शिफ्ट होगी, जिस दौरान कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप बायर में कब पास होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही ओनरशिप पास हो जाएगी। उस पेमेंट हो रहा है कि नहीं, डिलीवरी हो रही है कि नहीं, ये इममटीरियल है। एक बार इसको रीड करते हैं। Where there is an unconditional contract for the sale of a specific good in a deliverable state, the property in the good passes to the buyer when the contract is made. Okay, and it is immaterial whether the time of the payment of the price or the time of the delivery of the goods or both is postponed. Section 21 बात करता है specific good to be put into a deliverable state, यानी कि यहाँ पे सेलर के ऊपर एक ड्यूटी है कि जब तक सेलर को कुछ काम करना है, जब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है, वो गुड जो है डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ सकते, तब तक प्रॉपर्टी जो है वो बायर पे पास नहीं होती। Where there is a contract for the sale of the specific good and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state, the property does not passes until such thing is done and the buyer has the notice thereof. Okay, तो आज का आपका टारगेट खत्म हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।